हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नीलेश सर। वेलकम टू दिस सेशन। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th सीबीएसई का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? क्या इसका मतलब हर किसी के लिए एक जैसा होता है? कंट्री की डेवलपमेंट क्या होती है? उसको कैसे मेजर किया जाता है? इन सब सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने पावर शेयरिंग के लिए पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है उसका एक 1 शॉट वीडियो रिकॉर्ड किया है ऑलरेडी। आप वो भी देख सकते हो। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स में जो भी कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, देखिए, वो हमारी डे टू डे लाइफ से हमें कनेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ में हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं उसी से कनेक्टेड होती है। जैसे आप डेवलपमेंट के बारे में सोचो। बच्चों, एक स्टूडेंट आप हो, एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो। यह आपका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। वैसे ही बच्चों, हमारी कंट्री में रहने वाले जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जैसे किसान है, फार्मर्स है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जैसे प्रोफेशनल्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इन सभी के लिए डेवलपमेंट का मतलब जो है वो अलग हो सकता है। देखिए यहां पे, व्हाई डिफरेंट पीपल ड्रीम डिफरेंट थिंग्स। क्यों हर किसी के लिए जो है डेवलपमेंट का मतलब एक जैसा नहीं होता है? डिफरेंट पर्संस, डियर चिल्ड्रन, different persons can have different developmental goals based on their needs। हर किसी की नीड्स अलग है और उनकी नीड्स के हिसाब से उनकी डेवलपमेंट की गोल भी अलग हो सकती है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको समझा दूं कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है। एक फार्मर जो है, उसे क्या चाहिए? उसे इरिगेशन चाहिए, उसके क्रॉप्स के लिए उसे अच्छी प्राइस चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। तो डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। बट बच्चों, यह समझना जरूरी है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? देखिए, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, यहां पे एक एग्जांपल पढ़ेंगे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वो अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए रेगुलर पावर सप्लाई चाहता है। रेगुलर पावर सप्लाई के लिए क्या चाहिए? आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चाहिए, उसके लिए डैम बनाने पड़ेंगे। अच्छा सर, बना दिया डैम, पर डैम बनाने की वजह से उस एरिया में जो ट्राइबल्स, जो फार्मर्स, उनकी जमीन है जो सबमर्ज होने वाली है, पानी के नीचे जाने वाली है, उनके गांव पानी के नीचे जाने वाले हैं, उन सब लोगों का क्या उनके लिए ये डैम बनाना डेवलपमेंट होगा? सो नॉट एट ऑल। बच्चों, डेवलपमेंट एक के लिए वहां पे है, पर दूसरे के लिए उसका मतलब है डिस्ट्रक्शन। उनका तो लाइवलीहुड जो है वो भी उनसे जाने वाला है। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी, डेवलपमेंट के गोल्स हर किसी के अलग होते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है, पर डेवलपमेंट जो है, एक के लिए डेवलपमेंट पर दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सी, गोल्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एस्पिरेशन, और हमारी एस्पिरेशंस अलग अलग होती है, हमारी इच्छाएं अलग अलग होती है, हमारी डिजायर्स अलग अलग होती है। हर किसी की लाइफ सिचुएशन अलग है बच्चों, तो उसके हिसाब से हर किसी का डेवलपमेंट का गोल अलग है। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेवलपमेंट एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, जिसका मतलब है वो डिपेंड करती है, वैरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इसी पे बच्चों सीबीएसई सवाल पूछती है। मतलब आप समझो, ये जो चार्ट यहां पे टेक्स्ट बुक में दिया है, इस पे कुछ क्वेश्चंस पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू दीज चार्ट्स। बच्चों, यहां पे उन्होंने इस चार्ट में कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स, एक ऐसा किसान, एक ऐसा पीजेंट जिसके पास जमीन नहीं है, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? क्या वो ये डिजायर करेगा कि उसे अब्रॉड जॉब मिले? नॉट डेफिनेटली, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन में, वहां से उसे आगे बढ़ना है,
ठीक है, तो इसलिए उसका डेवलपमेंटल गोल वो अलग होगा बाकी लोगों से। तो उसका डेवलपमेंटल गोल यहां पे एक एग्जांपल दिया है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, ये सब्जेक्टिव होता है, यहां पे कोई ऐसा फिक्स्ड आंसर नहीं है, पर फिर भी एक सैंपल आंसर है कि उसे क्या चाहिए, ही वांट्स मोर डेज ऑफ वर्क, क्योंकि वो एक लैंडलेस रूरल लेबरर है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, इसमें पूरे साल में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो अगर उसे उसकी जहां पे भी वो है उसकी सिचुएशन में उसके सुधार चाहिए, उसे ज्यादा पैसे चाहिए, तो वो क्या चाहेगा, ही वुड वांट मोर डेज ऑफ वर्क। उसके बाद उसे क्या चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, कि उसे अच्छे वेजेस मिले, अच्छी सैलरी मिले। उसके बाद लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, कि लोकल स्कूल से उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि वो तो अफोर्ड नहीं कर पाता है कि अपने बच्चों को वो शहर में भेजेगा, किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में भेजेगा। तो उसे ये चाहिए कि गांव में जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसी में उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। और उसके बाद देखिए, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, कि वो भी विलेज में लीडर बन सकते हैं और उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है सोशल या इकोनॉमिक बेसिस पे वो ना हो, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो बच्चों, एक लैंडलेस रूरल लेबरर जो है उसका डेवलपमेंटल गोल या एस्पिरेशन ये हो सकता है। क्या होता है कि जो एक प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब में, पंजाब क्यों, दूसरा क्यों एरिया कुछ क्यों नहीं, क्योंकि देखिए पंजाब में एग्रीकल्चर प्रॉस्परस है। पंजाब आपको याद होगा, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहां पे सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट। तो ये है एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन, और यहां के जो फार्मर्स है उनका एस्पिरेशन क्या होगा, अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम। और ये इनकम कहां से आएगा, ये इनकम आएगा एग्रीकल्चर से, जब उनके जो क्रॉप्स है उसे हायर सपोर्ट प्राइस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए पंजाब हरियाणा के फार्मर्स की डिमांड क्या होती है कि उनका एमएसपी जो है वो हायर हो। एमएसपी से हमारा क्या मतलब है, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप इसका कंसेप्ट पढ़ने वाले हो, ज्योग्राफी में भी दिया है। तो बच्चों यहां पे देखिए, ये जो फार्मर्स है, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, उनका डेवलपमेंटल गोल है कि उन्हें हायर इनकम कैसे मिलेगा, जब हायर सपोर्ट प्राइस मिलेगी। और दूसरा क्या है, देखिए यहां पे हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, उन्हें क्या चाहिए, हार्ड वर्किंग लेबरर्स, चीप लेबरर्स, जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो, उनका खर्चा कम हो, एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। ये उनके एस्पिरेशंस हो सकते हैं। जो पंजाब में जो फार्मर है, प्रॉस्परस फार्मर है, उसका ये एस्पिरेशन है। आप देखोगे इनका एस्पिरेशन और लैंडलेस रूरल लेबरर का एस्पिरेशन पूरी तरह से अलग है। बच्चों ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है, आपको इस पे सोचना है, और आपको यहां पे खुद से भी कोई चीजें अगर ऐड करना पॉसिबल हो तो आप कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि इनके एस्पिरेशन क्या हो सकती है। पर हां, यहां पे कोई उटपटांग चीजें नहीं लिखनी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहां पे देखिए, ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स, सॉरी ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यहां पे रेन इंपॉर्टेंट है। जो फार्मर्स पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड है, मतलब उनके पास कोई भी इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो एक ही सीजन में, जिसको हम कहते हैं खरीफ सीजन में वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बाकी सीजन में वो खेती कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इरिगेशन का कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। तो बच्चों यहां पे हमें उन्होंने एक हिंट दिया है कि इन फार्मर्स का क्या एस्पिरेशन हो सकता है। उनका एस्पिरेशन हो सकता है कि उन्हें रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी मिले। उनका एस्पिरेशन क्या हो सकता है? रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी। उनका एस्पिरेशन यह भी हो सकता है कि उनका जो भी क्रॉप है उसको हायर प्राइस मिले, क्योंकि वो भी तो है किसान। और उनकी तरक्की कब होगी? जब उन्हें हायर सपोर्ट प्राइसेस मिलेंगे, ठीक है, उन्हें इरिगेशन सिस्टम मिलेगा। और इसके अलावा उनके पर्सनल लाइफ में भी उनकी कुछ एस्पिरेशन हो सकती है, जैसे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, राइट, या उनका जो विलेज है वहां पे उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, कुछ सोशल सर्विसेज उन्हें मिले। और यहां पे जो दिया गया है फार्मर्स है, तो उनका ये हम कह सकते हैं कि इनका एस्पिरेशन हो सकता है कि दे शुड बिकम लीडर्स इन देयर विलेज। ओके, तो ये हम यहां पे पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अ रूरल वुमन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली।
देखिए ऐसी औरत कि जो एक जमींदार फैमिली से आती है, अब उनके पास जमीन तो है, पर ऐसे घरों में क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं कि वहां पे विमेन डू नॉट गेट इक्वल से इन फैमिली डिसीजंस। अपने घर के जो भी डिसीजंस होते हैं कौन लेते हैं, मेल मेंबर्स लेते हैं, ठीक है। और महिलाओं को यहां पे उनके ओपिनियन को जो है डिसरिगार्ड किया जाता है। ऐसा जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, पर बच्चों बहुत बार हम देखते हैं कि ये चीजें होती है। तो उनका एस्पिरेशन क्या हो सकता है, उनका एस्पिरेशन हो सकता है बच्चों कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले उनकी फैमिली में। उनका एस्पिरेशन हो सकता है कि देयर ओपिनियन, उनका जो ओपिनियन है शुड बी, उसको क्या करना चाहिए, शुड बी रिस्पेक्टेड। उनका ओपिनियन जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्या वो चाह सकती है, वो ये भी चाह सकती है कि जो भी फैमिली इनकम है उसमें उनका शेयर हो। तो हम कह सकते हैं उन्हें भी क्या चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बच्चों आप लोग ये जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इमीडिएटली आपकी नोटबुक में या आपकी टेक्स्ट बुक में आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि यही जवाब आपको एग्जाम में लिखना है और इसी के लिए आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये हो गए एस्पिरेशंस अ रूरल वुमन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। इसके अलावा मैं आपको एक और बात ऐड करके बताता हूं, शी माइट वॉन्ट दैट शी शुड बी एबल टू ओन अ पीस ऑफ लैंड। क्योंकि राइट टू इनहेरिटेंस जो है उससे क्या होता है, महिलाओं को इक्वल उसमें भागीदारी मिलती है, शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में, पर इन प्रैक्टिस ये बहुत जगह पे नहीं होता है। सो शी माइट वांट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए उसे क्या चाहिए कि उसे भी शी शुड बी एबल टू ओन सम प्रॉपर्टी। तो ये हो सकता है डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली इन रूरल एरिया। अब बात करते हैं बच्चों अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। एक यंग आदमी जो अनएम्प्लॉयड है, तो ऑब्वियसली उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए बेटर, अभी उसके पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। ही नीड्स जॉब। और जॉब पाने के लिए अगर कोई स्किल सेट उसे डेवलप करना हो तो हम कहेंगे कि ही शुड बी एबल टू अक्वायर नेसेसरी स्किल सेट। क्या होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू अक्वायर नेसेसरी स्किल सेट्स। और इसलिए गवर्नमेंट हो, अच्छे इंस्टीट्यूट हो, वो यहां पे अवेलेबल होने चाहिए। तो बच्चों ये है डेवलपमेंटल गोल, ये है एस्पिरेशन ऑफ एन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब बात करेंगे, यहां पे देखिए आगे दिया है, नेक्स्ट इज अ बॉय फ्रॉम रिच फैमिली, अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। ओके, तो ये जो लड़का है, ठीक है, वो एक रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली उसे क्या चाहिए, कुछ मटेरियल थिंग्स तो वो डिजायर कर सकता है, ठीक है, पर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसकी क्या एस्पिरेशन हो सकती है, उसकी एस्पिरेशन हो सकती है कि ही शुड बी एबल टू गेट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो लिखेंगे यहां पे ही वांट्स एडमिशन इन अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये उसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती है। सो ही माइट वांट टू गो अब्रॉड, ही माइट वांट टू सेटल अब्रॉड, कि उसे यहां पे शिक्षा लेके बाहर आईआईटी में जाएंगे, आईआईएम में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे और फिर कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे और वहां पे सेटल होंगे, वहां पे अच्छी जिंदगी जिएंगे। ये उसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं कि बच्चे यहां पे पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हमें तो पहले अपनी देश की सेवा करनी चाहिए और उसके बाद हम अपने लाइफ में एस्पिरेशन जो है वो तो पूरी होने वाली है। और देश को अगर बेहतर बनाना है तो हमारी जिम्मेदारी है। हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पे इस देश को बेहतर कौन बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिच अर्बन फैमिली में जो लड़की है उसका एस्पिरेशन क्या होगा, उसका एग्जांपल दिया है। जैसे कि उन्होंने एक हिंट दिया है, इसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। सो शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। देखिए यूजुअली क्या होता है, घरों में
गर्ल्स एंड बॉयज, उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, आपके घर में नहीं होगा, पर बहुत जगह पे हमें दिखता है कि गर्ल्स और बॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। आज भी ये रियलिटी हमारे समाज की। तो बच्चों यहां पे जो है वो चाहती कि उसे उतना ही फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को मिलता है। जो भी डिसीजंस हो लाइफ के, वो डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, और शी शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। ये नहीं कि घर वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारे लिए ये करियर अच्छा नहीं है, तुम तो लड़की हो, तुम कैसे करोगी ये, ठीक है, तुम नहीं, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकते, ओके, ये जॉब नहीं करने देंगे, वो जॉब नहीं करने देंगे, नहीं तुम्हें यही करना है। तो ये ना हो उसके साथ, ये उसका एस्पिरेशन हो सकता है, ये उसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है तो मैं कर सकूं, और कुछ भी करना है, कोई भी करियर का चॉइस हो, जो वो लड़की सिलेक्ट करे उसे वो करने की परमिशन होनी चाहिए। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। सो शी माइट वॉन्ट टू गो अब्रॉड, सेटल देयर, या तो वो वहां पे पढ़ाई करने के लिए जा सकते। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। आप बोलोगे सर ऐसा स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया है? अगर आपने पढ़ा होगा आपके ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर वाटर रिसोर्सेस, वहां पे एक नोट दिया गया है कि नर्मदा वैली में जो मतलब वहां पे सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट हुआ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वहां पे प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो डिस्प्लेस हो गए। अब उनकी जमीन चली गई, उनका जंगल चला गया, उनका लाइवलीहुड भी चला गया। तो क्या उनके लिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट था? तो नहीं था। तो फिर उनकी एस्पिरेशन क्या हो सकती है? उनकी एस्पिरेशन हो सकती है रिहैबिलिटेशन, कि उन्हें डिस्प्लेस तो किया गया पर उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए, रीसेटल किया जाए। और गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट शुड एंश्योर, यहां पे गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड एंश्योर देयर लाइवलीहुड, दैट गवर्नमेंट एंश्योर्स देयर लाइवलीहुड। क्योंकि देखिए ये जो लोग हैं, देखिए ये जो लोग हैं, इनके पास ऐसा कोई स्किल सेट नहीं है कि वो जाएंगे अर्बन एरियाज में और कहीं और पे जाएंगे और दूसरी जॉब उनको मिल जाएंगी, क्योंकि वो तो रहते थे जंगल में। वहां पे जंगल में जो भी प्रोडक्ट्स है उसको गैदर करके, उसको सेल करके या तो कंज्यूम करके उनका गुजारा चलता था। पर आज जब वहां पे जंगल से उनको निकाल दिया गया तो उनके पास ऐसा कोई स्किल सेट नहीं है कि उन्हें फटाक से जॉब मिल जाए। तो इसलिए इनका ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनकी लाइवलीहुड को एंश्योर करे। और दूसरी बात, उनके कल्चरल और ट्रेडिशनल राइट्स जो है, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल राइट्स, उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए। देयर कल्चरल एंड ट्रेडिशनल राइट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि वो ट्राइबल्स है, उनके लिए उनका कल्चर इंपॉर्टेंट है, वो उनका आइडेंटिटी है, उनका एग्जिस्टेंस है। तो ये रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा हो सकती है, ये उनकी एस्पिरेशन हो सकती है। बच्चों ये जो पूरा टेबल है यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। शायद ये लिखा जो है ये आप बाद में पढ़ नहीं पाओगे, पर मैं इसके नोट्स आपके लिए पोस्ट करूंगा। ये पूरा जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के साथ, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने देखा कि डेवलपमेंट का मतलब हर किसी के लिए अलग है, और एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। और हमने देखा कि कैसे अलग अलग इंसान जो है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। ये तो बहुत आसान है बच्चों। नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या सर? कि कंट्री की प्रोग्रेस हो जाए, अच्छे एयरपोर्ट्स बने, अच्छे रास्ते बने, सी पावर सप्लाई हो, राइट, लोगों की इनकम अच्छी हो, राइट, ये हो सकता है पूरे देश का डेवलपमेंट। सी यार, नेशनल डेवलपमेंट कब होता है? जब देश में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट होता है, तब जाके नेशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज है। आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसकी भी बात करने वाले हैं बच्चों। पर नेशनल डेवलपमेंट का जो नोशन है, नोशन का मतलब होता है आइडिया। सो नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल।
हर पॉलिटिकल पार्टी की एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी अलग होती है। हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। कई बार आप देखते हो कि अपोजिशन पार्टी जो है सरकार को किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पे क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है। बहुत बार ये होता है कि दो पार्टी जो होती है उनकी नेशनल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज है वो अलग हो सकती है। तो नोशंस ऑफ, आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए ये होगा कि सर किसानों की तरक्की होनी चाहिए, हमारा देश एग्रीकल्चरल है तो यहां पे रहने वाले किसान जो है उनको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। ये उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है। कोई कह सकता है नहीं सर इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर होनी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही तरक्की होती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलती है, तो फिर गवर्नमेंट वो टैक्स खर्च करके हमारी लाइफ बेटर बना सकता है, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे देखिए नेशनल डेवलपमेंट जो है उसका नोशन भी हर किसी का अलग होता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हमने पहले स्टडी किए वो भी यहाँ पे दिए गए हैं कि देखिए कंट्री में जो लैंडलेस लेबरर है दे मे वांट मोर वेजेस एंड रिफॉर्म। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें क्या चाहिए, लोअर टैक्सेस, रेगुलेशंस कम होने चाहिए। फार्मर जो है ही वांट्स बेटर इरिगेशन, फेयर क्रॉप प्राइस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो गोल्स है डेवलपमेंट के हर किसी के अलग है और वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी है कि वन ग्रुप्स गेन मे बी अनदर्स लॉस। कि मान लीजिए बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको सरकार की पॉलिसी से फायदा मिला, टैक्स बेनिफिट मिला, पर एट द सेम टाइम फार्मर्स डिसअपॉइंट हो गए, या फार्मर्स को कुछ फायदा मिला, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनी पर इंडस्ट्रियलिस्ट पे टैक्सेस बढ़ा दिए। तो ये क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स जो है उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। जैसे इंडिविजुअल एस्पिरेशंस अलग होते हैं वैसे नेशनल डेवलपमेंट के गोल्स जो है या नेशनल डेवलपमेंट के नोशंस जो है हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात करेंगे कि सर डेवलपमेंट, ओके ठीक है, डेवलपमेंट हमें पता है कि ज्यादा पैसे आ गए तो डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो भी चीजें चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब चीजें कैसे आने वाली है, पैसे से आने वाली है। तो पैसे से अगर ये सब चीजें आ सकती है तो क्यों ना बेटर इनकम डेवलपमेंटल गोल हो, और वो होता भी है प्रैक्टिकल लाइफ में। हम देखते हैं कि हर किसी को पैसा चाहिए, ओके हर किसी को पैसा चाहिए, और इनकम जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है, क्योंकि बाकी सभी चीजें जो है लाइफ में वो इनकम से ही आने वाली है। तो हम कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि मोर इनकम विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। यहां पे एग्जांपल्स पढ़ने वाले बच्चों, यू सी मोर इनकम, वी वांट, पीपल सीक मोर इनकम, बट दैट्स नॉट द ओनली गोल। क्या लाइफ में किसी को सिर्फ इनकम चाहिए? बच्चों पैसा नहीं होता है तब लगता है कि वी वांट मोर मनी। जब पैसा आ जाता है तो हमें पता चलता है लाइफ में कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड है। कि आप एक कंट्री में रह रहे हो, वहां पे आपके पास पैसा बहुत है, आप रिच बहुत हो, पर पोल्यूशन इतना है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या आप एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ वहां पे जी सकोगे? डेफिनेटली नॉट। सो बच्चों आपको अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो सिर्फ मटेरियल थिंग्स नहीं, कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स जो होती है, ठीक है, उसके लिए हम पैसे नहीं पे करते हैं, वो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। सेफ एनवायरनमेंट पैसे से नहीं आ सकता है, ठीक है, या अनअडल्टरेटेड फूड, मेडिसिन, हेल्थ फैसिलिटीज सिर्फ पैसे से नहीं आती है। बच्चों डेवलपमेंट जो होता है दैट इज अ मिक्स ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल्स। नॉन मटेरियल गोल्स में यह भी आता है कि आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, आपके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपको डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ना मिले, आपके साथ सिर्फ पैसा नहीं, आपको फ्रेंड्स चाहिए लाइफ में। क्या इन चीजों को हम पैसे में मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, पर फिर भी ये चीजें हमें एक अच्छी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखिए बच्चों कि डेवलपमेंट जो है इट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स। इनकम मैटर्स बट सो डू फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। इनकम के साथ साथ ये चीजें जो है हमारी लाइफ पे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एवरीबडी वुड लिव सैटिस्फाइड इफ दे हैव मनी।
पर नहीं, इनकम के साथ हमें रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। आपको मान लीजिए 1 करोड़ का ऑफर दे दिया कि आपको कहा कि जाओ अब ईरान में कुछ जॉब करना है आपको, वहां पे वॉर चल रही है, वहां पे कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, तो आप सिर्फ पैसों के लिए वहां पे जाओगे? तो बिल्कुल नहीं जाओगे। बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम जाएंगे। क्लास में ऐसा होता है, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चे कुछ तो अलग ही आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं सर हम तो जाएंगे, 1 करोड़ मिलने दो, हम तो जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है बच्चों। अब बात करते हैं कि हम कंट्रीज को कंपेयर कैसे करते हैं, स्टेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। हमें इनकम, ये एक डेवलपमेंटल गोल है, पता है, इनकम के साथ बाकी की चीजें जरूरी है, ये भी पता है। तो सर कंपैरिजन कैसे करें? क्यों कोई कहता है कि एक कंट्री डेवलप्ड है, फलाना कंट्री डेवलप्ड है और दूसरी कंट्री डेवलपिंग है, जैसे हमारी कंट्री है डेवलपिंग है। हम कहते हैं कि नहीं वो तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वो तो अनडेवलप्ड कंट्रीज है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? कौन डिसाइड करता है कि ये डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग है? उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया है? तो यहां पे वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है पर कैपिटा इनकम। फिर से वही बात, सर इनकम इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी इंपॉर्टेंट है, पर देखते हैं क्या वो सफिशिएंट है। तो देखिए यहां पे पर कैपिटा इनकम फेयरेस्ट वे टू कंपेयर। क्या आपको लगता है, क्वेश्चन मार्क है, वो मिस मत करना, ओके? पेपर की हेडलाइन की तरह वहां पे भी कोई स्टेटमेंट दिया होता है पेपर में, ठीक है, और आगे होता है क्वेश्चन मार्क। तो लोग क्या करते हैं, उसे एज अ स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्यों? सी यार, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम वो क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। कई बच्चों को तो ये नहीं समझ में आता सर पर कैपिटा क्या होता है। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन इनकम। आप बोलोगे सर इतने सारे लोग, इनका इनकम कैसे पता चलेगा? और सब लोग सही इनकम थोड़ी ना बताएंगे, है ना, कुछ लोग तो छुपाएंगे भी। तो कैसे करेंगे सर ये? तो बच्चों इसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट है, आपकी कंट्री का जो टोटल इनकम है पूरे देश का। आप बोलोगे ये कैसे पता चलता है? देखो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, पूरे देश में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो उसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम? सिंपल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन से टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा एवरेज इनकम। ये एवरेज है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये एवरेज है। इसमें अंबानी का भी इनकम है और रास्ते पे रिक्शा चलाने वाले का भी इनकम है, ठीक है। तो हर किसी का इनकम जो है पर कैपिटा इनकम में इंक्लूडेड है। एवरेज इनकम जो है वो हमें बताता है कि व्हाट अ पर्सन इज लाइकली टू अर्न इन दिस कंट्री। सो टोटल इनकम इज मिसलीडिंग। आप बोलोगे सर क्यों ना टोटल इनकम से कंपेयर किया जाए, ठीक है, टोटल इनकम लेंगे सर। तो बच्चों यहां पे इंडिया जैसी कंट्री है, हमारे देश का टोटल इनकम अगर कंसिडर किया जाए तो हम पूरी दुनिया में 5 नंबर पे, 4 नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, कंट्री का साइज इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा इनकम भी तो ज्यादा होगा। पर एक कंट्री है नॉर्वे, ठीक है, या फिनलैंड या कोई भी यूरोपियन कंट्री आप उठा लो, वो डेवलप्ड है, वहां पे लाइफ ज्यादा अच्छी है। क्यों इतने सारे लोगों को यहां से वहां जाना है? क्योंकि वहां पे लाइफ की क्वालिटी अच्छी है। उनकी इनकम तो हमसे बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनकी कंट्री का साइज भी कम है, कि उनकी पॉपुलेशन भी कम है। तो बच्चों क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, उनका इनकम तो कम ही होगा, ठीक है। तो कंपेयर अगर करेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं सर इंडिया की पोजीशन अच्छी है सर, इतना सारा इनकम है हमारा। तो भाई वो इनकम डिवाइड भी तो हो रहा है, यहां के इतने सारे लोगों में वो इनकम डिवाइड भी तो हो रहा है, तो पर पर्सन इनकम तो कम ही होगा, ठीक है। तो बच्चों टोटल इनकम इज मिसलीडिंग, टोटल इनकम से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एवरेज इनकम यूज करते हैं। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, मिल गया एवरेज इनकम। और क्या दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि पर कैपिटा इनकम का यूज करके कंट्रीज की रैंकिंग निकालता है या तो कंट्रीज को कंपेयर करता है? तो जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ये कंट्रीज को क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करके कहता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, अनडेवलप्ड है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि हम पर कैपिटा इनकम मेजर करेंगे डॉलर्स में, यूएस डॉलर में हम पर कैपिटा इनकम मेजर करेंगे। और हम कहेंगे, अभी देखिए 2017 की फिगर्स है, आप में से कुछ लोगों के पास अगर ओल्ड पब्लिकेशन की बुक है
तो वहां पे 2017 के फिगर्स है, ठीक है। तो उन्होंने रिच कंट्री, 3 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड किया है। रिच कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, सॉरी लो इनकम कंट्रीज, और इंडिया जैसी कंट्रीज वो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज। 3 क्राइटेरिया है। नंबर्स मैटर, तो यहां पे मैंने लेटेस्ट नंबर भी लिए हैं, ओके। तो ये 2019 के नंबर्स है, ठीक है। 2023 के भी अवेलेबल है गूगल में, पर मैंने जो पब्लिकेशन से लिया है सीबीएसई एनसीईआरटी के पब्लिकेशन से, वो ये नंबर्स है कि अगर कोई कंट्री यूएस डॉलर 49,300 का उसका पर कैपिटा इनकम है, तो ठीक है, उनका टोटल इनकम पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद ये इससे ज्यादा नंबर आ रहा है, पर कैपिटा इनकम आ रहा है यूएस डॉलर 49,300 या ज्यादा पर एनम। पर एनम से मतलब है पर ईयर, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे रिच कंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? दीज विल बी रिच कंट्रीज। क्यों? उनका इनकम 49,300 डॉलर से ज्यादा है। अगर कोई कंट्री 2,500 यूएस डॉलर से कम कमा रही है, ठीक है, तो उसे कहेंगे लो इनकम कंट्रीज, यानी अनडेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया जो है, इंडिया का इनकम कितना है? तो हमारा इनकम है यूएस डॉलर 6,700 पर पर्सन पर एनम, पर पर्सन पर ईयर। तो हम कहां पे आते हैं? हम हैं लो मिडिल इनकम कंट्री, यानी डेवलपिंग कंट्री। हमारा इनकम आज भी कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है इनकी कंपैरिजन में। यूरोपियन कंट्रीज है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, इनकी कंपैरिजन में हमारा पर कैपिटा इनकम बच्चों बहुत कम है। बहुत तरक्की करने की जरूरत है हमें, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको यह भी पूछा जाता है कि आपको इस क्राइटेरिया को कंपेयर करना है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है, उसके साथ आपको यह क्राइटेरिया क्या करना है? कंपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बच्चों। ये सब नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर चिंता मत कीजिए, आपको ये सब मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पे एवरेज इनकम की हम बात कर रहे हैं कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक एवरेज इनकम का यूज करती है, पर एवरेज इनकम बच्चों एक डिफेक्ट है उसमें, इट हाइड्स डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी से हमारा क्या मतलब है सर? डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज इनकम उसको दिखाता नहीं है कि वेल्थ जो है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनबैलेंस्ड है, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर हो रहा है। ये पर कैपिटा इनकम दिखाता नहीं। मैंने जैसे कहा कि इसमें अंबानी का भी इनकम है, और एक फ्रूट सेलर का, ऑटो रिक्शा ड्राइवर का भी उसमें इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम हमें यह नहीं बताता है कि कंट्री में कितने रिच लोग हैं, कितने पुअर लोग हैं, क्या कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए यहां पे ये पिक्चर है ना, ये कंसेप्ट को क्लियर करता है। वी मेड द चेयर्स एंड वी आर यूजिंग, ठीक है, हम कहेंगे इसको इक्वली वो शेयर कर रहे हैं, दे ऑल आर सिटिंग कंफर्टेबली। यहां पे देखिए ये कह रहे हैं कि वी मेड द चेयर्स एंड ही इज सिटिंग, ठीक है। ये होता है द रिच एंड पुअर। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एवरेज इनकम नहीं दिखाता है। तो एवरेज इनकम का एक लिमिटेशन है। इस पे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का लिमिटेशन ये है, जो है वो ये नहीं बताता है कि वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो देखिए कुछ कंट्रीज जो है इनकम उनका बहुत है, पर उनमें भी गरीबी बहुत है। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। देखिए हमारे देश में दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है, कि बहुत रिच लोग भी है, ठीक है, जिनका नाम जो है वो लिस्ट में आता है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, 7th रिचेस्ट, 2nd रिचेस्ट, है ना, ऐसा लिस्ट में नाम आता है। टॉप 100 लोगों में तो बहुत सारे इंडियन है, पर देश में ये भी कंडीशन है, ये भी रियलिटी है कि आज भी बहुत सारे लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। ये जो डिस्पैरिटी है ये पर कैपिटा इनकम से नहीं दिखती। आप कहोगे सर $6,700 हमारा पर कैपिटा इनकम है, तो डॉलर्स में है सर, कि उसको 90 टाइम्स 95 टाइम्स हम उसको बढ़ाएंगे तो कितना पैसा होता है सर। तो बच्चों आप कितना भी बढ़ा लो, ये हर किसी का इनकम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तो इनकम बहुत ज्यादा है,
पर बहुत सारे लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है बच्चों, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। एग्जाम में आपको MCQs पे पूछा जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है। कंट्री ए और कंट्री बी दोनों के जो सिटीजन्स है, ओके, पॉपुलेशन सेम है उनकी, ठीक है। कंट्री ए में भी 5 सिटीजन है, कंट्री बी में भी 5 सिटीजन है, ठीक है। अब उनकी टोटल करते हैं, देखिए इनका इनकम कितना है, टोटल इनकम उनका है 50K और इनका कितना है, लगभग उतना ही है, ठीक है। लगभग इनका इनकम जो है वो भी 50K है। अब इनका जो एवरेज इनकम है वो तो एक ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इनका टोटल इनकम भी एक जैसा है, उनकी पॉपुलेशन भी एक जैसी है, ठीक है। इनका एवरेज इनकम जो है वो एक ही नंबर आने वाला है। हम 50K को 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हर किसी का एवरेज इनकम जो है वो 10,000 आने वाला है, हर किसी का मतलब दोनों कंट्रीज का। तो सर कहेंगे कि दोनों कंट्रीज जो है इक्वली डेवलप्ड है, ठीक है, इनमें कोई एक ज्यादा डेवलप्ड कम डेवलप्ड ऐसा कुछ नहीं है सर। तो बच्चों ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे नंबर्स देखिए, यहां पे जो 5 सिटीजन है उनमें इस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कंट्री बी में एक सिटीजन के पास 48,000 का इनकम है, बाकी लोग 500 कमा रहे हैं। कंट्री ए में जो है यहां पे देखिए हर किसी के पास लगभग सेम इनकम है, जैसे 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, ज्यादा फर्क नहीं है उनकी इनकम में। तो बच्चों इन दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री के लोगों की सिचुएशन अच्छी होगी? मेजॉरिटी नहीं, मैं कहूंगा सब लोगों की। तो कंट्री ए ऑब्वियसली। कंट्री बी में तो 4 लोग गरीब है और एक बहुत ज्यादा अमीर है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिस्पैरिटी है इनकम में, ये एवरेज नहीं दिखाता है। पर बच्चों फिर भी एवरेज बहुत पॉपुलर है। पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन के लिए वर्ल्ड बैंक यूज करती है। इनकम इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। बच्चों अब बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सर आपने कहा था कि हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सिर्फ इनकम नहीं, बाकी की चीजें भी चाहिए। यहां पे भी सेम चीज है। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम नहीं, हम बाकी की चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। यहां पे 3 स्टेट का एग्जांपल है। देखिए हरियाणा, केरला, बिहार। पर कैपिटा इनकम किसका सबसे ज्यादा है? यहां पे देखिए हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। तो लाइफ सबसे ज्यादा अच्छी कहां पे होनी चाहिए? हरियाणा में। क्योंकि देखिए सर इनकम से बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, जो भी है डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये वो सब ले सकते हैं सर इनकम से। इनकम से पूरी जरूरतें पूरी हो जाएगी। पर बच्चों यहाँ पे हम अगर स्टडी करते हैं हरियाणा, केरला, बिहार, हमें समझ में आता है हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है, बिहार से तो बहुत ज्यादा है। पर देखिए यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं, अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या होता है ये? अगली स्लाइड में उसका डेफिनेशन मैंने लिया है, आप देख सकते हो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या, कि पर 1000 चिल्ड्रन, 1000 बच्चों में लाइव बर्थ के पीछे कितने बच्चों की डेथ हो रही है। सो इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग, ठीक है, बिफोर एज 1 पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। पर 1000 लाइव बर्थ्स कितने बच्चों की डेथ हो रही है जो 1 साल के पहले। ये एक हेल्थ इंडिकेटर होता है बच्चों। देखिए बच्चों को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उनकी मां को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो बच्चे हेल्दी होती है, उनके लाइफ स्पैन भी उनकी ज्यादा होती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। देखिए लिटरेसी रेट सबको पता है। सर लिटरेसी रेट क्या होता है? कि 7 साल से ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कितने % लोगों को पढ़ना लिखना आता है, यह हो गया लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो। 14 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें कितने % बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। उनकी उम्र है 14-15 साल, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि ये जो एज है बच्चों, आपकी एज है, बहुत सारे बच्चों के नसीब में नहीं होता है एजुकेशन, ना फैसिलिटीज उन्हें मिल पाती है, जिम्मेदारी कंधे पे आती है, उन्हें उनका एजुकेशन छोड़ना पड़ता है। आप लोग नसीब वाले हो कि आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है, और आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप नसीबवान हो? क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जो है
मैं कहूंगा ये बच्चे लाखों में हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं इस एज में। 9th और 10th के बाद एजुकेशन खत्म, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो है नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो 14 to 15 ईयर्स जो है उसके जो बच्चे हैं अटेंडिंग स्कूल, टोटल बच्चों में कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो। तो बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो बताते हैं रियल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, बियॉन्ड जस्ट इनकम। तो देखते हैं यहां पे हमने जो कंसेप्ट यहां पे पढ़ रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा, केरला और बिहार का क्या है। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 28, ठीक है, केरला का है 6। अब देखिए इनकम तो इनकी ज्यादा है पर फिर भी 1000 में से 26 चिल्ड्रन आर डाइंग। आप सोचो कि जो लोग हैं जिनके बच्चे यहां पे मर रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स होगी, कितना बड़ा लॉस होता है। ये पैसा होके भी यहां पे बच्चों की डेथ हो रही है, यहां पे भी हो रही है पर देखिए नंबर कितना कम है। ये तो 0 होना चाहिए पर वैसा होता नहीं है, कुछ नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पे केरला का नंबर बहुत बेहतर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 6 है। बिहाइंड 1000 लाइव बर्थ 6 चिल्ड्रन आर डाइंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। बट लिटरेसी रेट की बात करते हैं, अब बिहार के, सर आपने बिहार की बात नहीं की, बिहार का भी नंबर देखिए कितना है, 27 है, वो भी 1 से कम है हरियाणा से, क्योंकि जबकि उनकी इनकम देखिए कितनी कम है, इनकी 3,25,759 रुपीज है पर कैपिटल इनकम, इनकी सिर्फ 60,337 है, ये पूरे साल की होती है। तो देखिए यहां पे कितना फर्क है, फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए बिहार का भी नंबर 1 कम है। उसके बाद देखिए लिटरेसी रेट की बात करते हैं, 82% 2017-18 का डेटा है, आप देख लेना ईयर, आपके बुक में भी जो भी दिया होगा ट्रेंड सेम होता है, ईयर्स डिफरेंट है, नंबर्स डिफरेंट है, ट्रेंड या कंसेप्ट सेम है। तो लिटरेसी रेट हरियाणा का 82% है, ठीक है, वही केरला का 94% है, हरियाणा से कितना भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है। और बिहार का जो है समझ सकते हैं, ठीक है, कि 62 है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि पॉवर्टी में बिहार जो है इंडिया का एक वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स है, तो वहां पे लिटरेसी रेट भी कम है। अब यहां पे देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, 73। हरियाणा में इतना पैसा, इतना इनकम होने के बाद, ठीक है, कि उनका नेट अटेंडेंस रेशियो 73 है। 100 में से सिर्फ 73 बच्चे स्कूल जा पाते हैं या स्कूल क्लास अटेंड कर पाते। यहां पे उन्होंने 15 to 17 ईयर्स का डेटा दिया है। उसके बाद केरला का कितना है, 94। जितना लिटरेसी रेट है उतना उनका नेट अटेंडेंस रेशियो है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। वही बिहार का जो है 69 है। बिहार के नंबर में और हरियाणा के नंबर में ज्यादा फर्क नहीं है। तो बच्चे इससे पता चलता है, एक बात पता चलती है कि सिर्फ इनकम जो है, ठीक है, सिर्फ इनकम जो है वो काफी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। कि आपका इनकम अच्छा है इसका मतलब लाइफ अच्छी है यहां पे लोगों की, ये मतलब नहीं होता है। तो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने कंसिडर करनी चाहिए। मैंने ये कंसेप्ट तो आपको बताया, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की जो कंसेप्ट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। बच्चों इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको लर्न भी करना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कि सर ओके आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, सिर्फ इनकम को कंसिडर करके काम नहीं बनने वाला। सो क्या दुनिया में कोई ऐसी संस्था है कि जो बाकी के क्राइटेरिया जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इसको कंसिडर करके कोई डेवलपमेंट का लेवल बताए, ओके, कि ये डेवलप्ड है, ये कम डेवलप्ड है, ठीक है, यहां पे लोगों की जिंदगी अच्छी है। देखिए क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें ये मेजर करते हैं कि उस देश में कितने ज्यादा लोग खुश है, ठीक है। तो हर जब आपका क्राइटेरिया बदल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद उस लिस्ट में रैंकिंग भी बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट कौन लाता है, तो यूएनडीपी लाता है। ये रिपोर्ट कौन लाता है, यूएनडीपी लाता है। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें तीन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को वो कंसिडर करते हैं। कौन से इंडिकेटर्स है, एजुकेशन लेवल।
इसमें वो लिटरेसी रेट देखते हैं, एजुकेशन लेवल देखते हैं, उसके बाद हेल्थ स्टेटस देखते हैं। इसमें देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या देखा जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने शायद यहां पे लिखा भी होगा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि इट इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट बर्थ। आप बोलोगे कि सर यहां पे क्या कोई ज्योतिष होते हैं कि वो बताते हैं कि ये बच्चा इतने साल जीने वाला है? नहीं, ये हेल्थ के हिसाब से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका जो भी वजन है, बाकी के पैरामीटर्स है, ठीक है, वो देख के बताया जाता है कि उसकी एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ क्या हो सकती है। तो देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एज अ हेल्थ इंडिकेटर यूज होता है। और पर कैपिटा इनकम, ठीक है, आपने कहा इंपॉर्टेंट है सर इनकम, ठीक है। यूएनडीपी ने भी माना कि इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम भी देखेंगे, पर उसके साथ ये बाकी दो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का लेवल क्या है और हेल्थ का स्टेटस क्या है, ठीक है। सो ये तीनों इंडिकेटर को यूज करके कंट्रीज की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, और एक इंडेक्स बनाते हैं, मतलब एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कंट्रीज को रैंकिंग दिया जाता है। आउट ऑफ 177 कंट्रीज, बच्चों कितने कंट्रीज होते हैं? 177 कंट्रीज होती है, उनको रैंक दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। मतलब जिसका रैंक 0.5 से कम है वो अनडेवलप्ड है, और जिसका 0.5 से आगे है वो डेवलप्ड है। देखिए हमारे इंडिया से बेहतर हमारे कुछ नेबर्स है, जैसे श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इनका HDI रैंकिंग हमारे से बेहतर है। आप कहोगे क्यों सर? उनको तो हम मदद करते हैं पैसे की, हम करते हैं, हमारी कंट्री बड़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, मतलब टोटल इनकम ज़्यादा है हमारी, ठीक है, पर वहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन की लेवल हमसे अच्छी है, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ स्टेटस लोगों का हमसे अच्छा है, और इसलिए वो हमसे आगे वहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे HDI जो है इट लुक्स बियॉन्ड इनकम टू मेजर रियल डेवलपमेंट। ये रियल डेवलपमेंट मेजर करता है, ठीक है, सिर्फ इनकम नहीं देखता है, इनकम के अलावा एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस को भी इंपॉर्टेंस देता है। अब बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की। सर आपने बता दिया, ठीक है, कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर ये एक इंडिविजुअल कैसे एक्सेस कर सकता है? क्या कोई इंडिविजुअल अपने दम पे, ठीक है, अपने लिए स्कूल खड़ा कर सकता है? क्या कोई इंडिविजुअल अपने लिए, अकेले के लिए सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकता है? हाँ कर सकता है। कैसे? उसे देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जब वो यहां से शिफ्ट होगा, या तो जहां पे भी वो रहता है, अगर मान लीजिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, इफ ही इज एबल टू अफोर्ड एंड ही कैन शिफ्ट, देन ओनली इट इज पॉसिबल। अगर आपको यहां पे रहना है और यहां पे आपको सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, अनअडल्ट्रेटेड फूड एंड मेडिसिन चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, ये वो सब कुछ चाहिए सर, ठीक है, तो आप अकेले से तो नहीं कर सकते, ठीक है। मटीरियल थिंग्स है, बट अ पर्सन कैनॉट डू इट विथ मनी इन हिज पॉकेट। सो मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स तो छोड़ ही दो, मटेरियल थिंग्स में भी कुछ चीजें ऐसी कि जो आपको, आपके पास जो पैसे उससे नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो कलेक्टिव प्रोविजन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यू विल हैव टू मेक अ कलेक्टिव प्रोविजन फॉर दैट। यस, जैसे पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, सो दे आर बेस्ट प्रोवाइडेड कलेक्टिवली बाय द कम्युनिटी। वो अगर एज अ कम्युनिटी हम उसको, जैसे किसी गांव में स्कूल खोलना है और सिर्फ एक बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने स्कूल एस्टैब्लिश करना है, वहां पे टीचर अपॉइंट करना है, स्कूल बनवाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो गांव के बाकी के लोग जब डिमांड करेंगे कि नहीं हमें स्कूल में हमारे बच्चों को भेजना है, तो गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है। नहीं तो गवर्नमेंट कहेगी आप पास वाले बगल वाले गांव में जाओ, वहां पे आप उसका दाखिला करा लो। तो ठीक है, कुछ कम्युनिटीज जो सर्विसेज जो है, गुड पब्लिक गुड्स है, वो कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी प्रोवाइड करना ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि सी यार, बियॉन्ड मनी यू नीड पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। यू कैन नॉट गेट इट फॉर योर सेल्फ अलोन, यू कैन नॉट अलोन गेट इट। अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, जिसका मैंने एग्जाम्पल्स दिया,
वो आप इंडिविजुअली बाय नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार में ऐसा ऑप्शन थोड़ी ना होता है कि देखिए हमारे पास अडल्ट्रेटेड मेडिसिन है, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन है, आपको क्या चाहिए, ये सस्ते में या महंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सभी के लिए एक जैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। सो केरला जो है उसका एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट है। केरला में लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्यों है, हमने इसकी तो बात नहीं की कि हरियाणा से कम इनकम होने के बावजूद हाउ इज केरला एबल टू मैनेज गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन। द रीजन इज दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन हेल्थ एंड एजुकेशन। उन्होंने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो बच्चों डेवलपमेंट जो है ये किस पे डिपेंड होती है, शेयर्ड पब्लिक सर्विसेज पे डिपेंड होती है। मेट्रो देखिए, बुलेट ट्रेन्स आ रही है, ठीक है, ये जो फैसिलिटीज है इंडिविजुअल्स नहीं अपने लिए खुद खड़े कर सकते, इसके लिए आपको गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। पब्लिक या कम्युनिटी जो है वो ही उसे डेवलप कर सकती है। तो बच्चों यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, केरला के जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्टिव होने की वजह से जो माल नरिशमेंट की इशू जो है वो कम है। ठीक है, उन्होंने भी नरिशमेंट का जो प्रॉब्लम है, हेल्थ का जो प्रॉब्लम है अपनी पॉपुलेशन का, अच्छे हद तक सॉल्व किया है बाय यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बच्चों ये थी कंसेप्ट पब्लिक फैसिलिटीज की। यहां पे एक टेबल दिया गया है बच्चों, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश, उसका टाइटल है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहां पे हमें आंसर्स लिखने हैं। तो देखिए बहुत आसान है, पर देखिए बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इन एक्टिविटीज में, और इनको करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको केस स्टडी दिया जाता है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में दिए जाते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और टेक्सचुअल एक्टिविटीज आर द बेस्ट। मैं आपको बताता हूँ, अश्योर करता हूँ बच्चों की इकोनॉमिक्स में अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से करो, इवन टेक्सचुअल एक्सरसाइज अच्छे से करो, तो आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बाहर से ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो टेक्सचुअल एक्टिविटीज के बेसिस पे ही बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं, इस टेबल में दिया गया है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे जो है परसेंटेज दिया गया है, नेट अटेंडेंस रेशियो दिया गया है, यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया गया है 10 से 14 साल के बच्चों का, और यहाँ पे जो है पूरा लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन का दिया गया है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सी, लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड, मतलब यंग एंड ओल्ड सबके लिए जो भी है लिटरेसी रेट जो भी है कॉमन है, दैट इज %। कितना है, तो यहाँ पे हमें दिखता है मेल्स के लिए 76% फॉर रूरल मेल्स, एंड फीमेल्स के लिए कितना है 54% है। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट जस्ट दैट दीज मेनी अडल्ट्स कुड नॉट अटेंड स्कूल, बट देयर आर डैश हु आर करंटली नॉट इन स्कूल, कि सिर्फ अडल्ट्स स्कूल नहीं गए ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी नहीं गए हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा चिल्ड्रन, इट्स नॉट द अडल्ट्स, इवन देखिए children who are currently not in school। उसके बाद देखिए इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट %% ऑफ रूरल गर्ल्स, ठीक है, एज ग्रुप भी मेंशन किया होगा, एंड %% ऑफ रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। देखिए यहाँ पे अटेंडिंग स्कूल दिया है ना, तो नॉट अटेंडिंग स्कूल क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितने रूरल गर्ल्स और कितने रूरल बॉयज स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सीयर, यहाँ पे पूछा है रूरल गर्ल्स, पता है परसेंटेज में दिया है %%, तो गर्ल्स का परसेंटेज ये है, तो आ गया 18%, दे आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। सो %% 18%, लेट मी चेंज द इंक, 18% जो है रूरल गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। बॉयज कितने हैं, यहाँ पे 85 दिया है, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15% बॉयज रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। देयरफॉर इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 इज एज हाई एज, इलिटरेसी कितनी है रूरल फीमेल्स में, इलिटरेसी कितनी है, देखिए यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया है, आपको पूछा है इलिटरेसी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उन्होंने पहले पूछा है इलिटरेसी किसमें, रूरल फीमेल्स में, 87 100 से आपको माइनस करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 13%। तो इलिटरेसी कितना है इस एज ग्रुप में, 13% फॉर रूरल फीमेल्स एंड %% फॉर रूरल मेल्स, यहाँ पे 90 है, तो आपको बताना पड़ेगा कितना इलिटरेसी कितना है, 10% फॉर रूरल मेल्स। सो दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग, यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं
सभी एज ग्रुप में हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी है, पर यहां पे हमें फोकस किस चीज पे करना है? बच्चों पे। ओके, अमंग 10 to 14 एज ग्रुप, यहां पे एज ग्रुप पूछा है ना, तो हम एज ग्रुप लिखेंगे। अमंग 10 to 14 एज ग्रुप इवन आफ्टर मोर देन 75 years of independence is most disturbing. In many other states also, we are nowhere near realization of constitutional goal of free and compulsory education for all children up to the age of 14. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। आज़ादी मिलके 75 साल हो गए और आज भी we are nowhere near to this goal of free and compulsory education to 100% children. ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है। It is the government's responsibility to provide education to each child below the age group of 14 free. आप कहोगे सर हमें नहीं फ्री मिलता है। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते होंगे तो उन्हें फ्री मिलता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो आपको फ्री नहीं मिलता है, ठीक है। पर गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाओ तो आपको फ्री मिलता है एजुकेशन, आपको बुक्स भी मिलते हैं स्कूल की तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट आपके ऊपर उपकार नहीं कर रही है, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो बच्चों ये एक्टिविटी हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखिए बीएमआई की बात करेंगे। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है या न्यूट्रिशन साइंटिस्ट जो है हेल्थ को मेजर करने के लिए बीएमआई का यूज करते हैं। बीएमआई का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। वो इजी है कैलकुलेट करने को। इसमें दो चीजें होती है, एक हाइट और वेट। हमारा जो भी वेट हो, मान लीजिए आपका वेट है 60, ठीक है, और आपकी हाइट आपको मेजर करनी। आप सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो और उसके बाद उसको मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो आपने सेंटीमीटर में हाइट लिया, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। अब मीटर का जो स्क्वायर है वो निकालना है। आपका जितना भी हाइट है, ओके, इन मीटर्स उसका स्क्वायर निकालना है और वेट को डिवाइड कर देना है। सो डिवाइड योर वेट विद द हाइट, विद द स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर्स, तो आपको मिल जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है बच्चों, वो आपके वेट के, हाइट के और एज के हिसाब से तय करता है कि क्या आप मालनरिश्ड हो, ओवरवेट हो या नॉर्मल हो, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक चार्ट चाहिए। जो चार्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ओके, वहां पे दिया गया है। यहां पे पेज नंबर कहीं पे तो मेंशन होगा, ठीक है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक चार्ट दिया गया है। एज के हिसाब से हाइट, वेट और फिर आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या है। आपको क्या करना है, पहले से फिर से बताता हूं, आपको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। आप आपकी क्लास में भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले आपका वेट मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका हाइट मेजर करना है, वो सेंटीमीटर्स में हो सकता है, फिर आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है और हाइट का जो स्क्वायर है वो निकालना है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकते हो। और वेट को हाइट के स्क्वायर से, मीटर में, हाँ, हाइट के स्क्वायर से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जो भी नंबर आएगा वो होगा आपका बीएमआई। फिर आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक में जो लिस्ट दिया है, ठीक है, उसमें देखना है कि आपका जो बीएमआई है या नॉर्मल है कि ओवरवेट हो या आप अंडरवेट हो। या यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, ये जो नंबर्स दिया है इसका कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे आता है। फिर हम कह सकते हैं कि वो कौन सी रेंज में आते हैं। बच्चों ये है बीएमआई का कंसेप्ट। ये आपको एग्जाम में बाय द वे बीएमआई का कंसेप्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज बीएमआई, ठीक है। या तो आपको कैलकुलेट करने के लिए भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी, ये लास्ट टॉपिक है पर इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? देखिए, हम जो एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे हैं, हम जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंजॉय कर रहे हैं, शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन ये सब चीजें एंजॉय ना कर पाए। क्यों? साइंटिस्ट का कहना है, ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है, थिंकर्स का कहना है कि हमारा प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन जो है, आवर प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन इज नॉट सस्टेनेबल। कि फ्यूचर में जो भी रिसोर्सेस हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी शॉर्टेज होगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहां बहुत एक सुंदर सेंटेंस दिया है। सेंटेंस ये है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि
कि हमने इस वर्ल्ड को इनहेरिट नहीं किया है, हमने बोरो किया है हमारी फ्यूचर जनरेशन से, हमारे बच्चों से। तो बच्चों डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is when development takes place without harming or disturbing the needs of future generation, without compromising, that's a proper word, कि development in the present should not compromise the needs of future generation, that is sustainable development। तो बच्चों देखो, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्योंकि देखो, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो परिणाम है, किसी नेशन की बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के परिणाम सभी को भुगतने पड़ेंगे, वो किसी बाउंड्री पे नहीं रुकेंगे। ओके, सो ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है। जैसे ग्लोबलाइजेशन देखिए, नहीं सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या हो रहा है? हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरा इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो इसके कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है ना, कहीं पे सूखा है। सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो इफेक्ट है बच्चों, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है, या कहीं पे भी आपको सफर करना पड़ सकता है। देन लिंक्ड फ्यूचर्स, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड। देखिए, हमारा जो फ्यूचर है इंटरकनेक्टेड है। हम रह रहे ग्लोबलाइजेशन की एज में, एक दुनिया की एक कॉर्नर में अगर कुछ हो रहा है तो उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ रहा है। जैसे ईरान, अमेरिका, आपको पता है उन्होंने हॉर्मुज का स्ट्रेट बंद किया है, तो यहां पे ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, और भी बढ़ सकते हैं। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो हर किसी को दिक्कत होने वाली है। तो बच्चों, our future is interconnected, what happens in one region affects all others, यही मेरा कहना है। कोलैबोरेशन नीडेड। अब हमें क्या चाहिए? कोऑपरेशन चाहिए, एक दूसरे से कोऑपरेशन चाहिए। ये नहीं कि नहीं ये डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हो रहा है, डेवलप कंट्रीज अब क्या कह रहे हैं? दे हैव अचीव्ड डेवलपमेंट, ठीक है, उन्होंने उनके हिस्से का डिग्रेडेशन करना था, कर लिया। अब कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज शुड कंट्रोल कार्बन एमिशन। करना तो चाहिए, हमारा एनवायरमेंट है, पर ये जो है ब्लेम गेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेना, इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। सो कोलैबोरेशन इज नीडेड। साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स, सोशल साइंटिस्ट, इन सब ने क्या करना चाहिए? दे मस्ट वर्क टुगेदर टू फाइंड सॉल्यूशंस। सो डेवलपमेंट मस्ट प्रोटेक्ट फ्यूचर ऑफ ऑल रीजन्स, नॉट जस्ट वन रीजन। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें हमने जो कंसेप्ट पढ़े, मैं आपको बताता हूं, पर यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है। मैं भूल गया था कि मैंने ये इंक्लूड किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर का, कि इंडिया में लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने ये नोटिस किया, ठीक है, कि ग्राउंड वाटर का लेवल 4 मीटर से कम हुआ है। 20 ईयर्स में ग्राउंड वाटर का लेवल 4 मीटर से कम हुआ है 300 डिस्ट्रिक्ट्स, मोर देन 300 डिस्ट्रिक्ट्स। उनका मानना यह है कि अगले 25 साल में, मतलब यहां से 25 मत गिनो आप, ये जो टेक्स्ट बुक का पब्लिकेशन हुआ 10 साल पहले, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि 25 साल में क्या होने वाला है? ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन जो है 60% एरिया में इसी तरह होने वाला है इंडिया के, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कहां पे ज्यादा है, वो एरियाज भी मेंशन किए। कहां पे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन ज्यादा? ग्राउंड वाटर ओवरयूज इज फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स, जहां पे एग्रीकल्चर प्रॉस्परस है, जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। ये जो जगह है यहां पे ग्राउंड वाटर का यूज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। उन्होंने सवाल पूछा है व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज। देखिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है इसलिए इरिगेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और इरिगेशन जब होता है तो मतलब ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं? लिफ्ट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का यूज बढ़ जाता है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज के लिए भी ग्राउंड वाटर का यूज होता है, प्रोसेसिंग के लिए। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? क्या ओवर यूज के बिना हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है, और वो हम पढ़ने वाले हैं अगले सेशन में, जिसमें मैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर डिस्कस करूंगा, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे ऑयल का एग्जाम्पल दिया है, ये तो सबको पता है, ऑयल रिजर्व लिमिटेड है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे कहीं पे तो मेंशन किया है, देखिए यूएसए का एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है।
उनके पास लो रिजर्व्स है, यूएसए के पास क्या है, लो रिजर्व्स है, एंड हेंस दे वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, जो आज चल रहा है। यूएसए इज ट्राइंग टू सिक्योर इट्स ऑयल सप्लाई थ्रू मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। उन्होंने वेनेजुएला में वही किया। वेनेजुएला के ऑयल पे आज पूरा यूएस का कंट्रोल है। थ्रू मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर दे आर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर अदर पार्ट्स ऑल्सो। तो ये ऑयल, ये क्यों? क्योंकि उसके जो रिजर्व्स है वो लिमिटेड है। देखिए मिडल ईस्ट में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और पूरी दुनिया का जो है यहाँ पे नंबर दिया है। मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है, पर वो डिप्लीट होने वाले हैं 50 साल में। अब मैं कहूँगा 50 से भी कम साल में वो डिप्लीट होने वाले हैं। तो ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है, क्रूड ऑयल जो है, ये तो एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल का मतलब ग्राउंड वाटर तो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड वाटर को कितना भी यूज करोगे तो सर बारिश तो हो रही है, बारिश हो रही है, बट द रेट ऑफ कंजम्पशन इज मच हायर देन द रिप्लेनिशमेंट। कि उसका जितना रिप्लेनिशमेंट हो रहा है उससे बहुत ज्यादा हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन है, यह दिक्कत है। तो रिन्यूएबल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्कैरसिटी नहीं होगी। आप वाटर स्कैरसिटी का जो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके रीजंस क्या है। ठीक है, तो ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टिबल है उनकी तो बात ही मत करो, वो तो एग्जॉस्ट होने वाले हैं, हमें तो अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। सो क्रूड ऑयल इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, इज इट इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट? तो जरूर है सर। क्रूड ऑयल से क्या होता है? यार क्रूड ऑयल जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारी पूरी उसी पे चलती है, और हमारा देश तो पूरा इंपोर्ट पे डिपेंड है। ठीक है, हमारे जो रिजर्व्स है बहुत कम है, हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारा बहुत सारा फॉरेन करेंसी जो है, ठीक है, वो ऑयल खरीदने में ही जाता है, और इससे जो है हमारे डेवलपमेंट पे रोक लगती है। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एनर्जी के सेक्टर में, ऑयल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एनर्जी के लिए ज़रूरी है। इट एंश्योर्स आर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो जब बच्चों ऑयल का सप्लाई जो है वो हम इंडिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी डेवलपमेंट कितनी फास्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। देन इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? हमने तो एंटिसिपेट करना छोड़ दिया है सर, हम वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि इंपोर्ट ना होने की वजह से क्या हो रहा है, या इंपोर्ट में दिक्कत होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं। सिर्फ हमारी कंट्रीज नहीं, जो भी कंट्रीज ऐसे इंपोर्ट पे डिपेंड है वहाँ पे जो है हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, मतलब अभी भी थोड़ी बहुत लिमिट में है प्राइसेस, पर पता नहीं अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो प्राइसेस विल गो अप। तो बच्चों ये था डेवलपमेंट, मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को बहुत आराम से देखिए। इसके नोट्स जो मैं वीडियो के साथ देने वाला हूं उसका यूज कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ पूछने नहीं वाले। आई हैव ट्राइड टू क्लियर द कंसेप्ट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सिर्फ लाइक मत करो, इस पर कमेंट करो आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए, या आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। मैं जब डिस्कशन करूंगा इन्हीं चैप्टर्स का या क्वेश्चंस का, रैपिड रिवीजन करूंगा, तब मैं वो डाउट्स जो है आपके सॉल्व करूंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए रुकते हैं आज के लिए। थैंक यू।